चलिए तो आज शुरू करते हैं 10th क्लास का अर्थशास्त्र का सेकंड लेसन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेकंड पार्ट। हमने सबसे पहले क्या किया था, जब हमने इसका फर्स्ट लेसन करना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने आपको अर्थव्यवस्था का अर्थ बताया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, विकास का मतलब बताया था, विकास का जो हमारे देश में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विकास को किस तरीके से नापा जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इस लेसन की जो मैंने फर्स्ट पार्ट में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था के पहले अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं। उसमें मैंने बताया था आपको, सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था कि जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं होती है उसको हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी काम धंधा जो भी काम करते हैं और उससे जो पैसा अर्जित करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था में जितने भी तरीके के काम हैं उनको हमने 3 क्षेत्रों में बांटा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वो कार्य आते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि है। कृषि में किस पे निर्भर होती है, जो बारिश आएगी उस पे, ठीक है। उसके बाद जैसे दूध है, दूध हमें पशुओं से मिलता है, पशु जो है वो चारे पे निर्भर होता है, फिर वो चारा कहाँ से आता है, वो भी जमीन से आता है। और कृषि की जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है वो क्या है, जमीन, कृषि जमीन पे की जाती है, वो भी हमें प्रकृति से मिली है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो क्षेत्र होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, जैसे कृषि कार्य हो गया, ये हो गया, दूध हो गया, डेयरी का काम हो गया। उसके बाद हमने देखा था द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, जब हम प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं हैं उनको विनिर्मित करके विनिर्माण का कार्य करते हैं। इसमें उद्योग धंधे, कंपनियां आ गई। जैसे मैंने कपास का एग्जांपल दिया था कि हमने खेतों में कपास उगाया, कपास को हमने खेतों से काट लिया तो वो हमारे कोई यूज करने योग्य नहीं होता। फिर हमने उसको क्या किया, उससे कपास को से धागा बनाया, धागे से हमने कपड़ा बनाया। जब वो कपड़ा बना, धागे से जो कपड़ा बनने की प्रक्रिया है वो फैक्ट्री में हुई। फैक्ट्री में किसकी आवश्यकता पड़ी, मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, मशीनों की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद वो गया तृतीय क्षेत्र में। जब कपड़ा बन गया तो दर्जी क्या करेगा, टेलर उसको सिलने का काम करेगा। तो जो टेलर है, शिक्षक है, डॉक्टर है, इंटरनेट है, संचार है, वो सारा हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है। इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। वो सारा मैंने आपसे इससे पहले वीडियो में बताया था, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम क्या करेंगे, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। ऐतिहासिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रकों में किस तरीके से समय के साथ साथ परिवर्तन आया है। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, पहले जो प्राथमिक क्षेत्र होता था, देखो इसमें मैंने लिखा भी है, अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण कारक रहा है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर अगर आप लोग विकसित देशों का इतिहास देखोगे, अमीर देशों का इतिहास देखोगे, तो हमें पता चलेगा कि अगर हम शुरू से जानने की कोशिश करें कि हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सक्रियता का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहा है, तो वो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आर्थिक सक्रियता, जो धन से जुड़ा काम या पैसे से संबंधित जो क्रिया है, जो भी हम काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा काम होता था प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब कृषि के क्षेत्र में। आपको पता है कि अगर आप 200-300 साल पहले का इतिहास देखोगे तो ज्यादातर लोग किस काम में लगे हुए थे, खेती बाड़ी में लगते थे। अब जैसे हमारा देश विकासशील देश है, हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव के लोग क्या काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐतिहासिक परिवर्तन हम शुरू से जानेंगे कि पहले कौन सा क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण था, किसमें ज्यादा रोजगार था, किसमें लोग ज्यादा काम करते थे। समय के साथ साथ फिर क्या परिवर्तन आया और आज के जो वर्तमान स्थिति है उसमें कौन सा क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो शुरुआत में क्या बताया है कि शुरुआत में क्या था, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ज्यादातर लोग खेती बाड़ी के काम में लगे हुए थे। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था कि वो फैक्ट्री लगा सके, बड़ी बड़ी मशीनें लगा सके, मजदूरों को वेतन देके काम करवा सके, ये सुविधा नहीं थी। अपनी छोटी मतलब किसी के पास ज्यादा जमीन है चाहे किसी के पास कम जमीन है, वो उसी में काम अपना जो रोजगार थे एक तरीके से अपना काम उसी में ढूंढते थे। तो जो शुरुआत का टाइम था कई 100 साल पहले, तो हमारी जो आर्थिक सक्रियता का केंद्र बिंदु था वो था प्राथमिक क्षेत्र।
कृषि से संबंधित। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन आया। अब पहले क्या था, पहले जो कृषि का काम होता था पुराने तौर तरीके अपनाए जाते थे, सिर्फ बारिश का जो पानी है उसका इंतजार करते थे किसान। जो नई नई टेक्निक होती है वो नहीं थी। दूसरा क्या था, पूरे साल मेहनत की और अगर मान लो फसलों में कीड़ा लग गया, फसल खराब हो गई, उन्हें ये भी ज्ञान नहीं था कि कीटनाशक या जो उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है फसलों को बचाने के लिए वो किस तरह लाभदायक है, और ऐसी सुविधा थी भी नहीं। तो तकनीकी ज्ञान का अभाव था, लोग ज्यादा कृषि में लगे थे तो ज्यादा रोजगार इसमें लोगों को मिला हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के अंदर ज्ञान आया, उन्होंने नई नई तकनीकों का यूज किया। जैसे फसलों में अगर कीड़ा लग जाए या कीटनाशक आ जाए तो उसको कैसे बचाया जाए जिससे कि उनकी पूरे साल की मेहनत खराब ना हो। बारिश, अब मान लो कभी बारिश ना आई, सूखा पड़ गया, तो उनकी तो फसल खराब हो गई बिना बारिश की, तो उसका भी समाधान निकाला गया। सिंचाई की सुविधा के का प्रयोग किया गया, नई नई टेक्निक अपनाई गई कि अगर बारिश का पानी भी नहीं आता तो खेतों में किस तरीके से वो पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके अलावा पहले क्या होता था, किसानों को गिनी चुनी फसलों का ज्ञान था, वो हर बार वही फसलें उगाते थे भूमि में। अब उनको तरह तरह के अलग अलग फसलों का ज्ञान हुआ कि किस मौसम में कौन सी फसल अच्छी है, किसकी कीमत ज्यादा मिलेगी, किसकी डिमांड ज्यादा है। तो क्या हुआ फिर, जब यहाँ कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुई, तो द्वितीयक क्षेत्र में भी अपने आप स्वाभाविक रूप से वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि जब कृषि में उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा, उत्पादन ज्यादा बढ़ा, उस उत्पादन से जो चीजें ज्यादा जिनकी जैसे मान लो कोई फसल है, वो गेहूं है, मान लो गेहूं की पैदावार ज्यादा हुई, तो एक किसान जिसके पास गेहूं इतना है कि वो अपने परिवार का काम चला सकता है, लेकिन उससे ज्यादा है उसके पास, तो वो उसका क्या करेगा, उसको बेचेगा, पैसा कमाएगा। पैसा कमाने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले व्यापारी की जरूरत पड़ेगी। व्यापारी के बाद अपने जो उसने फसल बेचने के लिए तैयार की है, उसको वो अपने खेत से और जहां वो बेचेगा वहां तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ट्रक, टेम्पो, जो भी है, परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद भंडारण, अगर मान लो अब कई लोग क्या करते हैं, कई किसान क्या करते हैं, जब उनकी फसलें बहुत, उनको पता है कि इसकी कीमत बहुत सस्ती है, सस्ते में बिकेगी, तो वो उस फसलों को उसका भंडारण कर लेते हैं। मतलब उसको जो जैसे मान लो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जैसे मान लो ये है प्याज है। प्याज क्या होता है, जब प्याज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती है तो वो प्याज निकल के आती है। क्यों? क्योंकि किसान उसको भंडारण कर लेते हैं, उसको उस टाइम रोक लेते हैं कि जब कीमत बढ़ेगी तब उसको बेचा जाएगा। भंडारण में वो खराब भी नहीं होती। तो ऐसे जब परिवहन की सुविधा, परिवहन की आवश्यकता होगी, भंडारण की आवश्यकता होगी, तो हमारा क्या होगा, जो तीसरे वाला क्षेत्र था फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी। एक बार दोबारा से समझिएगा, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन कि समय के साथ कैसे इनमें परिवर्तन आया है। कि पहले प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था क्योंकि कृषि कार्य में ही लोग ज्यादातर लगे हुए थे, वही उनको रोजगार मिल रहा था। जैसे जैसे कृषि उत्पादन बढ़ा, किसानों को या जो कृषि कार्य करते, खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें नई नई टेक्निक का ज्ञान हुआ, सिंचाई व्यवस्था और भी बहुत सारी चीजें जो कृषि से संबंधित थी, तो उत्पादन ज्यादा बढ़ा। उत्पादन ज्यादा बढ़ा, पैसा ज्यादा आया उनके पास, उनकी कमाई ज्यादा हुई। तो जैसे जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, उनको जरूरत पड़ी, कृषि उत्पादन से व्यापारियों की जरूरत पड़ी। और विभिन्न, जैसे गेहूं से बिस्किट बना, गन्ने से गुड़ बना, चीनी बनी, तो ये खेतों से तो हमने गन्ना उठाया था ना, उससे चीनी किसने बनाई, फैक्ट्री मालिक ने बनाई, फैक्ट्री में बनी। फैक्ट्री मालिक ने कैसी बनाई, उसने मजदूर लगाए, बहुत सारी मशीनों का प्रयोग किया, अपने बहुत सारी और चीजें लगाई। जैसे बिस्किट, गेहूं ले लिया किसान से, लेकिन जब बिस्किट बनाया तो गेहूं से बिस्किट थोड़ी बना, उसमें तेल भी डाला और भी बहुत सारी चीजें डाली, वो सारा काम फैक्ट्री में हुआ। तो अब आगे जाके क्या हुआ, 100-200 साल बाद प्राथमिक क्षेत्र के मुकाबले जो द्वितीयक क्षेत्र था हमारा, जिसमें फैक्ट्री और उद्योगपति जो विनिर्माण का काम करते हैं, विनिर्माण का मतलब क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र से हमने कोई वस्तु ली और उसको विनिर्माण, उसको दूसरे रूप में परिवर्तन कर दिया। जैसे गेहूं से हमने बिस्किट बना दिया, गन्ने से हमने गुड़ या चीनी बना दिया। तो प्राथमिक क्षेत्र के मुकाबले धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे नई नई टेक्निक आई, वैसे वैसे क्या हुआ, द्वितीयक क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। अब लोग क्या करने लगे, गांवों के बहुत सारे लोग खेती बाड़ी के काम को छोड़ के और फैक्ट्रियों में काम करने लगे। अब मान लो किसी के पास भूमि का कम छोटा सा टुकड़ा है, उसका नहीं गुजारा हो रहा, तो वो क्या करेगा, वो उस काम को छोड़ के फैक्ट्री में काम करने लगेगा। उसके बाद आता है हमारा तृतीयक क्षेत्र। जब
प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुई, उससे लोगों का झुकाव द्वितीयक क्षेत्र में आया। पहले प्राथमिक क्षेत्र में लोगों की निर्भरता थी, फिर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, हमें फैक्ट्री की जरूरत लगी चीजों को निर्मित करने में, तो द्वितीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा। अब द्वितीय क्षेत्र के लिए किसका महत्व बढ़ा? तृतीय क्षेत्र के लिए। क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं फैक्ट्री के मालिक ने या फैक्ट्री में बनी, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए परिवहन, भंडारण, फोन का यूज हुआ, संचार, इंटरनेट का यूज किया, लोन देने के लिए बैंक हमारी मदद करते हैं। तो इन सब से क्या हुआ? तृतीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई और उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता लगी लोगों को। लोग ज्यादा शिक्षित हुए, पढ़े लिखे तो उन्होंने बहुत सारे काम अपना लिए, जैसे कोई टीचर बन गया, शिक्षक बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई नर्स बन गया। उसके अलावा छोटे छोटे काम करने वाले, जैसे यहाँ कपड़ा बना, द्वितीय क्षेत्र में कपड़ा बन के तैयार हुआ, उसके सिलाई का काम किसने किया? दर्जी ने किया। ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले जैसे नाई हो गए, अब ये इंटरनेट आ गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? समय के साथ साथ पहले प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय जो क्षेत्र था उसकी महत्ता बढ़ी, फिर लास्ट में आके क्या हुआ? तृतीय क्षेत्र में लोग ज्यादा काम करने लगे, इसकी महत्ता बढ़ी। तो ये हमारा हो गया ऐतिहासिक परिवर्तन, किस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की जो महत्ता है उसमें वृद्धि हुई। ये सब क्या है? ये ऐतिहासिक परिवर्तन है। ये सब समय के साथ साथ हुआ है, जैसे जैसे टेक्निक आई है, जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ है, सुविधाएं मिली है लोगों को, वैसे वैसे इसके महत्ता में भी परिवर्तन आया है। फिर इसमें आया है प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी। ये होती क्या है? देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न मतलब होता है छिपा हुआ, छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी। जैसे मान लो एक परिवार है, उसके पास भूमि का छोटा सा हिस्सा है। अब घर के 12 लोग हैं, वो 12 के 12 लोग अपनी भूमि में काम करते हैं और उसी से अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद उन 12 लोगों में से मान लो मैं 6 लोगों को हटा देती हूँ कि तुम्हें काम पे नहीं जाना, 6 लोग काम करेंगे। अब 12 के बदले जब 6 लोग काम करने गए, तो जो काम 12 लोग करते थे उतना ही काम वो 6 लोग भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि काम करने का जो स्तर था उसमें कोई खास परिवर्तन ही नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे काम 12 लोगों से हो रहा था वैसे 6 लोगों से भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जरूरत तो सिर्फ 6 लोगों की, लेकिन उसमें लगे 12 लोग हैं। अब 12 लोग क्यों लगे? क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनके पास कोई काम नहीं है, मजबूरी में लगे हैं। उनके पास जो अपनी घर की जमीन है उसी पे उनको सबको काम करना है, जिससे कि वो ये भी ना लगे कि कोई काम नहीं कर रहा है, कोई खाली बैठा है। तो इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं कि जब हमें जरूरत 2 लोग की है, काम 4 करते हैं। ऐसी बेरोजगारी की हमें दिखती भी नहीं है, कोई खाली भी नहीं बैठा, लेकिन वो एक तरीके से वो हट गई तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, तो वही प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई या अल्प बेरोजगारी हो गई। फिर ये जो बेरोजगारी है, ये हमारे जो देश है, विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको कम करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे बहुत सारी योजनाएं चालू की है। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये क्या है? इसमें ये होता है कि जो सरकार है वो 100 दिन के अंदर लोगों को रोजगार देने का वादा करती है कि कम से कम एक साल में 100 दिन के लोगों को रोजगार मिले, रोजगार की व्यवस्था करे। अगर वो ऐसा नहीं करती है, सरकार ऐसा करने में असमर्थ रहती है, तो वो लोगों को रोजगार भत्ता देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, सॉरी, रोजगार नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उनको एक साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार जुटाने का प्रयास किया जाता है। और सरकार अगर ऐसा करने में असमर्थ होती है तो उनको बेरोजगारी भत्ते देने की व्यवस्था की जाती है। ये हो गया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। फिर हमारा आता है संगठित और असंगठित क्षेत्र। सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। देखिए, संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनके अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं। और ये जो क्षेत्र होते हैं संगठित क्षेत्र, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार द्वारा पंजीकृत होंगे, इनके अपने नियम होंगे, अपने कानून होंगे। संगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको निश्चित काम मिलता है, उनका वेतन भी निश्चित होता है। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको दुर्घटना भत्ता दिया जाता है, वो चिकित्सीय सहायता दी जाती है। इसमें
ये एक तरीके से सरकारी क्षेत्र होते हैं। जैसे काम किया, डेली का वही काम, निश्चित घंटे, वेतन, उसके बाद जब रिटायरमेंट हो जाती है तो पेंशन मिलती है, और अगर अवकाश, अचानक किसी को अवकाश या छुट्टी लेनी पड़े तो उसके वेतन में कटौती भी नहीं होती, उसकी सैलरी भी नहीं काटी जाती। अब ये असंगठित क्षेत्र क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ये सरकारी हो गया, ये प्राइवेट हो गया। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता। ये या तो एक व्यक्ति इसका मालिक होता है या कोई एक कंपनी इसके मालिक होती है। इसके अंतर्गत जो लोग काम करते हैं उनका कोई काम करने का निश्चित टाइम नहीं होता, कोई निश्चित वेतन नहीं होता। अगर उनका अवकाश होता है तो उनकी सैलरी और वेतन में कटौती की जाती है, कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई दुर्घटना भत्ता नहीं मिलता, या कोई मान लो दुर्घटना हो गई तो उनके लिए कोई जैसे सरकारी संगठित क्षेत्र में क्या होता है, चिकित्सीय सहायता मिलती है। तो जो असंगठित क्षेत्र है इसमें ऐसा कुछ खास, इसमें ऐसी व्यवस्था होती ही नहीं है। तो ये एक तरीके से सरकारी हो गया, ये प्राइवेट हो गया। संगठित क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? संगठित क्षेत्र का उद्देश्य जो असंगठित क्षेत्र होता है उसके बिल्कुल विपरीत है। असंगठित क्षेत्र का मेन उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, प्रॉफिट, मुनाफा। लोगों की जो काम की दशा है, उनको सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है, उनसे अतिरिक्त काम ज्यादा, मतलब कई बार काम करने के जो घंटे निश्चित है, जैसे 8 घंटे है तो उनसे 12 घंटे भी काम कराया जाता है। लेकिन संगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता, काम की दशा लोगों के अनुकूल होती है। उसके अलावा इसका मेन उद्देश्य क्या है? ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं होता, लोगों की सेवा करना होता है। उसके बाद आता है हमारा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संगठित और संगठित क्षेत्र के बराबर ही है, ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है जहां पर सरकार का नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र वही होता है जिसमें एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी या फैक्ट्री का वो होता है, नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकार होती है वो क्या करती है, लोगों से, जैसे लोगों की जो सैलरी होती है उस पर टैक्स लगता है, लेकिन वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? हमसे टैक्स लिया लेकिन वो हमारे ही कल्याण के लिए, हमारी सुविधा के लिए खर्च किया जाता है। अब मान लो कहीं पर बहुत बड़ा पुल बनाना है, बांध बनाना है, कहीं मेट्रो बनानी है, कहीं रेलवे का निर्माण करना है, सड़कें बनानी है, तो ये काम कोई एक व्यक्ति या कंपनी क्यों करेगी? उसको क्या प्रॉफिट होगा? क्योंकि इसमें पैसा बहुत बड़े स्तर पे लगता है, तो कोई कंपनी या कोई व्यक्ति तो करेगा नहीं। ऐसे बड़े बड़े काम कौन करता है? सरकार करती है, सरकार ही तो करेगी। और जो सरकार है उसके पास पैसा कहाँ आता है? वो भी हमसे लेती है टैक्स के द्वारा, जो हम कर देते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में भी वही है, ये सरकार के, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी क्षेत्र हो गया। इसमें भी काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, लोगों को जो सुविधाएं दी जाती है। और जो निजी क्षेत्र होता है ये किसी एक व्यक्ति या कंपनी के अधीन होता है, इसमें लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, जितना काम करोगे उतना वेतन मिलेगा, अवकाश करोगे तो वेतन नहीं मिलेगा। फिर आता है हमारा अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन। देखिए जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित, इसमें सबसे बड़ी जो वो है समस्या है हमारे देश की, वो क्या है कि हमारे देश में भुखमरी बहुत है, अनपढ़ता बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। इसी वजह से हमारा जो विकास है वो बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा कम है। हम विकासशील देश क्यों है? क्योंकि हमारा विकास अभी हुआ नहीं है, हमें करना है, कर रहे हैं। तो ऐसे देशों में हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन। जैसे मैंने अभी बताया 12 लोग काम कर रहे हैं, जरूरत 6 लोगों की है, तो वो 6 लोग बेकार है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? वो कोई और काम करे। अगर घर के 12 लोगों में से 6 लोग खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं और 6 लोग किसी और काम में लग जाए, किसी फैक्ट्री में लग जाए, कोई और काम करने लग जाए, तो वो जो इनकम होगी वो उसकी अतिरिक्त इनकम होगी, और उसका जो जीवन स्तर है, जो रहने का है, रहने का स्तर है, वो भी थोड़ा बढ़ेगा, उसके जीवन की जो दशा है वो भी सुधरेगी। तो ये जिस तरीके की बेरोजगारी हमारे देश में व्याप्त है उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो खत्म हो, जड़ से खत्म हो। जब भी लोगों की जो लोगों का जो स्तर है, रहना सहना या जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आएगा। उसके अलावा सरकार भी अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है जिससे कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको कम से कम रोजगार मिले कुछ दिन के लिए। नहीं मिलता है तो सरकार की जिम्मेदारी उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। तो ये लेसन हमारा खत्म होता है। इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट देखिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो सेकंड वाला भी समझ में नहीं आएगा। ये जो क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन है,
इसके लिए आपको तीनों क्षेत्रों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों का ज्ञान बहुत जरूरी है। जब आपको अलग अलग तीनों का पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया होती है, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया होती है और तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया होती है, अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो ये वाला आगे का अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा जिससे कि आपको ये वाली भी समझ में आए। आगे की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, उसके लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।